हेलो। हेलो बच्चों। आज अपन सौरभ शर्मा क्लासेस में जीएस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी बच्चों ने कभी न कभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा होगा, लेकिन आज आप उसी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में ऐसे कंटेंट पढ़ने को मिलेंगे आप लोगों को जो निसंदेह आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आप ध्यान लगाए रखें। हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश। आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश का जो अस्तित्व है 1 नवंबर 1956 को शुरू हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की ये ऐतिहासिक यात्रा यहां से शुरू नहीं हुई। हम प्रागैतिहासिक काल से शुरू करके 1 नवंबर 56 और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है 2000 और इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 तक जब निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52 जिला बना, वहां तक की यात्रा तय कराएंगे आप लोगों को। तो बस आप देखते रहें। शुरू कर रहे हैं अपन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक यात्रा है वो हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश वर्तमान की यात्रा तक कैसे कैसे पहुंचा। तो मध्य प्रदेश जैसे हम बात करते हैं इतिहास की, तो एमपी का इतिहास 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 प्राचीन, और दूसरा मध्यकाल का इतिहास, और तीसरा आधुनिक काल का इतिहास। यहां से शुरुआत करते हैं। और प्राचीन काल में भी सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। यहां से मध्य प्रदेश की यात्रा शुरू होगी। समथिंग 5 लाख वर्ष पहले, ईसा पूर्व से पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहां से जब स्टार्ट होगा मध्य प्रदेश का इतिहास, फिर अपन आएंगे 1 नवंबर 1956, जब मध्य प्रदेश को ये नाम मिला हृदय प्रदेश का या मध्य प्रदेश का, जो आपने पढ़ा है ना। यहां तक यात्रा करेंगे। 1 नवंबर 56 को एमपी का जो गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले हुआ करते थे। कितने बेटा? 43 जिले थे मध्य प्रदेश में। और आज मध्य प्रदेश में 2018 की हम बात करें तो 52 जिले हैं। यहां तक का अध्ययन अपन करेंगे। आगे चलते हैं। हम वापस लौटते हैं उसी टॉपिक पर जहां से अपन स्टार्ट किए थे। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन काल को हम फिर भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल और नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पार्ट होता है इसका ऐतिहासिक काल। तो पहले आप ये जान लें कि ये होते क्या क्या हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह भाग है जिसमें हमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई। जो कुछ भी था पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से जो प्राप्त हुआ वही हमारा ज्ञान था। यानी कि इसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्लियर है बेटा? दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, बट इनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। उसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे हम भारत के इतिहास की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, बट हम अभी तक उनको
पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरा, ऐतिहासिक काल, इसमें हमें इस कालक्रम में हमें लिखित इतिहास की जानकारी भी मिलती है और वो पढ़ भी लिए गए हैं, यानी कि इतिहास का ऐसा समय जिसमें हमें लिखित इतिहास की जानकारी मिलती है और वह भाषा हमने पढ़ भी ली है। और इसी में आते हैं आपके विदेशी यात्रियों के विवरण। तो यहां से अपना मध्य प्रदेश की यात्रा शुरू होती है 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से। मध्य प्रदेश 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से इसकी ऐतिहासिक यात्रा शुरू कराएंगे अपन यहां से। और अभी तक मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और किस किस तरह ये वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है, ये हम अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सामान्य जो परिचय है मध्य प्रदेश का वो आप एक नजर में देख लीजिए, फिर हम ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में हम पहले इतिहास पढ़ेंगे, एमपी का क्या इतिहास है, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, कैसे एमपी का पुनर्गठन हुआ, 1 नवंबर 56 को क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, आपको सबको मालूम है 43 डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद जिलों की संख्या कैसे कैसे बढ़ती गई और 1 अक्टूबर 18 तक कितने जिले बन गए, 52, और आगे 53 जिला प्रस्तावित है, 54 जिला प्रस्तावित है, वो कैसे कैसे बनेंगे, किन किन जिलों से अलग करके बनाए जाएंगे और किन किन संभागों से बनेंगे, ये हम बात करते हैं। ठीक है भैया, चलो अब हम बात करते हैं पहला प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद चलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल ये पहला भाग है, यानी कि इतिहास का ऐसा समय जब मनुष्य पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था। पाषाण काल की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। और चौथा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, यानी कि पहले इतिहास के 3 भाग किए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के फिर 3 पार्ट रहे, एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम बात किए थे कि ये क्या होता है, यानी कि जिसका लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित प्रमाण तो प्राप्त हुए बट हम उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए। और तीसरा था ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और वो पढ़ भी लिए गए। प्रागैतिहासिक काल को हमने फिर 4 भागों में डिवाइड किया। पहला पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब मध्य प्रदेश में अधिकतम क्वेश्चंस इसी पार्ट से बनते हैं। जैसे हम बात करें कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार मानव कंकाल मिला, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पुरापाषाण काल की। नंबर 1 पुरापाषाण काल की हम बात करते हैं। आप लोग भी इसको साथ में सुनते जाइए और लिखते भी जाइए। तो पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल यानी कि मानव सभ्यता का वह समय जब लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, उसे हम पुरापाषाण काल कहते हैं। इस सभ्यता का मध्य प्रदेश में जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, यानी कि भारत में हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले मानव के अस्तित्व का जो प्राप्ति है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। आपने अगर सुना हो कभी किसी धार्मिक अनुष्ठान में आपने देखा होगा इतश्री रेवा खंडे। इतश्री रेवा खंडे यानी कि रेवा नाम आता है। ये रेवा वही नदी है जिसे हम नर्मदा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो
बहुत ही प्राचीन समय से शुरू होता है। तो हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल सबसे पहले कहां प्राप्त हुए हैं, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। ओके, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सबसे पहले जो पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्रश्न बना कि मध्य प्रदेश में मानव सभ्यता के अवशेष सबसे पहले किस काल में प्राप्त हुए, तो वो पुरापाषाण काल में प्राप्त हुए, पहला प्रश्न। दूसरा कि मध्य प्रदेश में मानव सभ्यता के स्थल सब कहां मिला, तो हम बात करेंगे नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे अपन ये भी देख सकते हैं, एक प्रश्न यहाँ एक और बना सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे निचला स्थान कौन सा है। मध्य प्रदेश में सबसे निचला स्थान कौन सा है। 2016 की पटवारी परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है, यानी कि सबसे निचला स्थान, निचला क्षेत्र। अब यहाँ दो क्वेश्चन हो सकते हैं, आप ध्यान से सुने। मध्य प्रदेश में सबसे नीची जगह, तो आप बताएंगे पातालकोट। पातालकोट एक जगह है छिंदवाड़ा में। तो यहाँ दो प्रश्न तैयार हुए। एक प्रश्न तो ये कि मध्य प्रदेश में सबसे निचली जगह कौन सी है, तो आप बताएंगे पातालकोट, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। ये वही पातालकोट है जो मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है बेटा? यानी कि फिर सुन लीजिए एक बार कि मध्य प्रदेश में सबसे निचला स्थान कौन सा है, निचली जगह कौन सी है, तो पातालकोट जो छिंदवाड़ा जिले में है, यह जगह भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे निचली घाटी कौन सी है, निचला क्षेत्र कौन सा है, तो नर्मदा घाटी की बात करेंगे। तो दो प्रश्न हुए। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब नर्मदा घाटी में जो प्राप्त हुआ वो क्या था। एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश में मानव कंकाल सबसे पहले कहां प्राप्त हुए, तो प्रश्न क्या था, नर्मदा घाटी। इसी नर्मदा घाटी में एक जगह है हथनौरा। क्या जगह का नाम है? हथनौरा। ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। कहां पर है बेटा? सीहोर जिले में है। तो प्रश्न क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में मानव कंकाल के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस आएगा आदमगढ़, हथनौरा, नाबदा टोली या इनमें से कोई नहीं। तो अपन क्या लगाएंगे बेटा? हथनौरा। इस मानव कंकाल का नाम नर्मदा मानव दिया गया है। बेटा क्या दिया गया है? नर्मदा मानव। तो प्रश्न क्लियर है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले मानव अवशेष कहां प्राप्त हुए। तो अगर क्षेत्र की बात आती है तो नर्मदा घाटी क्षेत्र, और स्थान की बात आती है विच प्लेस, तो अपन बताएंगे हथनौरा, सीहोर जिले में। और इस मानव कंकाल का नाम क्या दिया गया? इस मानव कंकाल का नाम नर्मदा मानव दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, ये चीज आप लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या नाम दिया गया था? नर्मदा मानव नाम दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की बात करते हैं मध्य पाषाण काल। ये था पुरा पाषाण काल। अब अपन मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है मध्य प्रदेश में वो है आदमगढ़। मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल का जो स्थल है वो है कौन सा बेटा? आदमगढ़। और दूसरा है भीमबेटका। अब देखिए एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं या इनमें से कहां प्राप्त हुए हैं? तो अपन बताएंगे आदमगढ़ और भीमबेटका। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के अवशेष कहां मिले हैं? तो दो जगह हैं, नंबर 1 आदमगढ़ और नंबर 2 भीमबेटका। अब इनका अपन आगे बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो अपन बताएंगे होशंगाबाद। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो होशंगाबाद जिले में है। इस स्थल की खोज आरवी जोशी किसने की थी बेटा? आरवी जोशी ने की थी। एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? तो दो जगह बताइए अपन ने, एक आदमगढ़ दूसरी भीमबेटका। तो अब आदमगढ़ जो जगह है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो अपन बताएंगे होशंगाबाद में। और इस स्थल की खोज किस इतिहासकार ने की थी? तो आरवी जोशी ने आदमगढ़ की खोज की थी। बेटा किसने की थी बेटा? आदमगढ़ को आरवी जोशी ने की थी। एक चीज और, आदमगढ़ से ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि मनुष्य पशु पालन करने लगा था। अब प्रश्न कैसे आएगा? मनुष्य के पशु पालक होने की जानकारी, पशु पालक होने की जानकारी किस स्थल से प्राप्त होती है? मनुष्य के पशु पालक होने की जानकारी मध्य प्रदेश में किस स्थल से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे आदमगढ़। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से सिद्ध होता है कि मनुष्य इस काल में पशु पालन करने लगा था। ये इसलिए सिद्ध होता है कि यहाँ पर एक हमें ह्यूमन बॉडी, मानव बॉडी के साथ कुत्ता को दफनाने गया का प्रमाण मिलता है। यानी कि यहाँ पर पहली बार मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको कि मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मध्य प्रदेश में कहा मिला है? तो वो आदमगढ़ से मिला है। इससे ये सिद्ध हुआ कि इस समय में यानी कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुओं को पालने लगा था। बेटा खोज किसने की थी बेटा? इसकी आरवी जोशी ने की थी। आगे बात करते हैं भीमबेटका। बेटा दूसरी जगह बेटा कौन सी थी? भीमबेटका। दूसरा जगह है भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। पहला प्रश्न तो यही कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुई हैं? तो आप बताएंगे रायसेन जिले में ये प्राप्त हुआ है। कहां प्राप्त हुआ है बेटा? रायसेन जिले में प्राप्त हुआ है। आगे करते हैं। इन मतलब भीमबेटका में मध्य पाषाण काल की जो खुदाई थी, जो स्थल थी, वो किसने खोज की थी? तो वीवी जोशी, वीवी मिश्रा ने भीमबेटका में मध्य पाषाण कालीन स्थलों की खोज की थी। बेटा किसने की थी? वीवी मिश्रा ने किया था। तो भीमबेटका बेटा किस जिले में आता है? रायसेन जिले में है। यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन के अवशेष खोजे गए हैं और वीवी मिश्रा ने भीमबेटका में मध्य पाषाण काल की खोज की थी। तो ये दो स्थल आपने पढ़े मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल। हम पढ़े थे तीसरा भाग नव पाषाण काल। एक प्रश्न सिंपल है जो कई बार मध्य प्रदेश की
परीक्षा में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में स्थायी कृषि और स्थायी निवास का प्रमाण किस काल से मिलता है। प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में स्थायी कृषि और स्थायी निवास, कृषि एवं स्थायी निवास का प्रमाण किस काल में मिलता है। तो अपन बात करेंगे नवपाषाण काल। इनकी नवपाषाण काल से मध्य प्रदेश में क्या बेटा होता है, लोग एक स्थायी निवास बना के रहने लगे थे और कृषि कार्य भी करने लगे थे। आगे चलते हैं। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल के साक्ष्य एरण से भी प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? एरण। एरण एक सागर, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है एरण। यहां से नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हालांकि बाद में इसी एरण में गुप्त काल के अवशेष भी प्राप्त होंगे। आपको पता होगा कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तो वह मध्य प्रदेश से निकला था और उसी समय यहां पर शक राजा को हरा करके उसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एरण का अभिलेख बनवाया था। तो एरण अभिलेख गुप्त काल का है और इस अभिलेख से ये प्रूफ होता है कि भारत में सती प्रथा का आरंभ हुआ था। यानी कि सती प्रथा का भारत में पहला प्रमाण भी एरण अभिलेख में मिलता है और एरण अभिलेख नवपाषाण काल की सभ्यता का भी भाग था। आगे एरण में गुप्त काल के अवशेष भी प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं। नवपाषाण काल के इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कई स्थल प्राप्त होते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो इन स्थानों के अलावा भी प्राप्त हुए हैं। जैसे हम बात करें भोपाल, भोपाल में भनुआ भान टेकरी, भनुआ भान टेकरी और श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स में भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि भोपाल में भनुआ वान टेकरी और श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स के बारे में और भी प्रश्न बन सकता है एक कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास स्थान कहां पर है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास स्थान कहां पर है? तो आप बताएंगे श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स भोपाल में है। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या जो भी एमपी का मुख्यमंत्री रहता है होता है वो यहां पर निवास करता है। तो भोपाल में दो जगह अपन ने देखी, एक भनुआ भान टेकरी और दूसरा बेटा श्यामला हिल्स, जहां पर जो है मुख्यमंत्री निवास स्थान है, यहां पर भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नवपाषाण कालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो जबलपुर, जबलपुर के भेड़ा घाट, बेटा कौन सा घाट बेटा? भेड़ा घाट और तिलवारा घाट, मध्य प्रदेश में देखो भोपाल में मिला, कहां पर? बनुआ भान टेकरी में और श्यामला हिल्स में। इसके अलावा जबलपुर में भेड़ा घाट और कौन सा? तिलवारा घाट में भी ये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक जगह और है लमेटा घाट, लमेटा घाट में भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण जगह है, तिलवारा घाट, लमेटा घाट और भेड़ा घाट। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भेड़ा घाट पतित पावन नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। भेड़ा घाट ये मध्य प्रदेश में अपनी मार्बल या संगमरमर के लिए विख्यात है। आपने कई बार पढ़ा भी होगा।
भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट में ही एक मंदिर है 64 योगिनी का मंदिर। क्या नाम है? 64 योगिनी का मंदिर। ये कई बार मध्य प्रदेश में पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये भेड़ाघाट में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट के अलावा भी मध्य प्रदेश में और है। ये मंदिर मुरैना में भी है, मुरैना जिले में भी ये मंदिर है 64 योगिनी का मंदिर। 64 योगिनी का मंदिर खजुराहो में भी है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी 64 योगिनी का मंदिर है, मुरैना में भी 64 योगिनी का मंदिर है, और ग्वालियर में भी 64 योगिनी के नाम से मंदिर बना हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश में 4 जगह 64 योगिनी का मंदिर है। कहां पर बेटा? एक तो हो गया जबलपुर भेड़ाघाट में, दूसरा मुरैना में है, तीसरा खजुराहो में है, और चौथा ग्वालियर में भी 64 योगिनी का मंदिर है। एक और बात बताऊं आपको कि भारत में जो संसद है, जो दिल्ली में स्थापित है, अब तो संसद का दोबारा नई संसद बन रही है। मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई संसद का भूमि पूजन किया हुआ है। तो जो अपनी संसद दिल्ली में है, वह किस मंदिर या इमारत से उसका डिजाइन लिया गया था? तो याद रखें आप, मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से लिया गया था। एक प्रश्न सुन लीजिए आप बच्चे कि दिल्ली में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसका डिजाइन मध्य प्रदेश के किस मंदिर से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे बेटा? मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से उसको लिया गया था। और 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में कहां स्थापित है? एक भेड़ाघाट में है, एक मुरैना में है, और एक खजुराहो में है, और एक ग्वालियर में है। आप एक बताइए कमेंट करके कि खजुराहो के मंदिर किस जिले में है। चलिए बेटा आप लोग बताइए कमेंट करके कि खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में है और इन मंदिरों की खोज किसने की थी। ये प्रश्न अभी परीक्षा में पूछा गया था और केबीसी में भी आया हुआ है कि खजुराहो के मंदिरों की खोज इनमें से किसने की थी। चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, आप बता दीजिए। पाकड़कर, एक पहला ऑप्शन है पाकड़कर, दूसरा है जनरल टेलर, और तीसरा ऑप्शन है टी.एस. वर्ट, तीसरा ऑप्शन है टी.एस. वर्ट, और चौथा विकल्प है आपका वी.वी. मिश्रा, वी.वी. मिश्रा। अब आप बताइए कमेंट करके कि खजुराहो के मंदिरों की खोज इनमें से किसने की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलवारा घाट, तिलवारा घाट भी जबलपुर में मां नर्मदा के किनारे है। तिलवारा घाट भी जो नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्लेस है, स्थान है, वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी किनारे स्थित है कौन सा? तिलवारा घाट। ये बड़ा महत्वपूर्ण घाट है। एक प्रश्न जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जब डेथ हुई तो उनकी अस्थियों को भारत में कई पवित्र नदियों में किया गया, विसर्जन किया गया। लेकिन महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को मध्य प्रदेश की कई नदियों में विसर्जित किया गया। उस अस्थियों को मध्य प्रदेश में किस नदी में किया गया विसर्जित, या किस घाट पर किया गया विसर्जित? तो वो है तिलवारा घाट। कहां पे किया गया था? तिलवारा घाट में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्थल लमेटा घाट है। ये भी नर्मदा के किनारे है और जबलपुर में है। यहां पर डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में डायनासोर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो वो लमेटा से प्राप्त हुए थे। इस डायनासोर का एक नाम दिया था, अगर आपने कभी पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा होगा, नाम था राजासोरस। एक प्रश्न कि राजासोरस किसकी प्रजाति थी? राजासोरस
किसकी प्रजाति थी? तो आप बताएंगे डायनासोर की प्रजाति थी, जो पृथ्वी से अब विलुप्त हो गए हैं। और ये मध्य प्रदेश में कहां प्राप्त हुआ था? तो आप बताएंगे लमेटा घाट। और ये लमेटा घाट कहां पड़ता है बेटा? जबलपुर जिले में नर्मदा के किनारे प्राप्त हुआ है। बेटा क्लियर है? ये था आपका नवपाषाण काल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। बेटा चौथा भाग कौन सा था? इसको हम साफ कर देते हैं। अब अपन चौथे भाग की तरफ चलेंगे, जिसे हम बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल ये अपना चौथा भाग है, ताम्रपाषाण काल। मध्य प्रदेश में अब प्रश्न क्या बनता है कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष इनमें से कहां-कहां मिले हैं? तो आप देखिए मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन, पहली चीज तो ये कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। अब कहां-कहां प्राप्त हुए हैं ये हम बात करते हैं। नंबर 1 कैथा। नंबर 1 कैथा जो उज्जैन में पड़ता है। नंबर 1 कैथा जो उज्जैन में पड़ता है, यहां ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा नागदा। दूसरा कौन सा? नागदा। ये भी उज्जैन जिले में है। ये भी उज्जैन जिले में है। तो प्रश्न क्या पढ़ रहे हैं अपन? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश में कहां-कहां प्राप्त हुए हैं? तो पहला है कैथा, दूसरा है नागदा। आपको पता होगा कि नागदा मध्य प्रदेश में 53वां जिला प्रस्तावित है। 53वां जिला प्रस्तावित है, बना नहीं है, प्रस्तावित किया गया है। तो ध्यान रखें, अभी मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52 जिले हैं, और 52वां जिला था निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। और ये 53वां जिला है जो उज्जैन से बनेगा नागदा। प्रस्तावित है, बना नहीं है। कमलनाथ सरकार ने घोषणा की थी इसकी कि ये, उन्होंने 3 जिलों की घोषणा की थी, उनमें से एक अपना नागदा भी था। आगे बात करते हैं। तो नागदा बेटा उज्जैन में है, जहां इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा स्थल है आपका बेसनगर। बेसनगर। बेसनगर ये जगह पड़ती है विदिशा में। विदिशा का पुराना नाम क्या था? भेलसा। विदिशा को हम प्राचीन समय में भेलसा कहते थे। दशारण भी कहा गया है इसको वेदों में, विदिशा को। तो बेसनगर ये तीसरा स्थान है। और चौथा स्थान है मध्य प्रदेश में, इसका नावदा टोली। नावदा टोली मध्य प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहां-कहां प्राप्त हुए हैं? तो पहला कौन सा है? कैथा, दूसरा है नागदा, तीसरा है बेसनगर, और चौथा है नावदा टोली, जो खरगोन जिले में है। कहां था बेटा? खरगोन जिले में है नावदा टोली। ओके, आगे बात करते हैं। तो एक कैथा, दूसरा नागदा, बेसनगर और नावदा टोली। और नागदा मध्य प्रदेश का 53वां जिला प्रस्तावित है। एक प्रश्न आप और देख लीजिए यहाँ पर, नागदा का जो प्रॉपर नाम है वो है नागदाह। नाग आप जानते हैं सर्प को बोलते हैं, दाह मतलब होता है जलाना। अगर आपने कभी वैदिक काल में कुछ पढ़ा हो या रामायण महाभारत देखा हो, तो एक तक्षक नाग था, जनमेजय ने एक सर्प यज्ञ किया था, इसी उज्जैन में किया था, जिसमें बहुत सारे सर्प उस यज्ञ में जल के मर गए थे। उसी जगह को नागदाह के नाम से जाना जाता है। अब उस नागदाह को अपन बोलते बोलते नागदा कहने लगे हैं, जो मध्य प्रदेश का 53वां जिला होगा। आगे चलते हैं। ये वो जगह है जहां पर
ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब क्या क्या चीजें हैं, अब देखिए। कैथा, कैथा मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का जो स्थल है कैथा, इसकी खोज किसने की थी? तो हम बात करेंगे पी.एस. बांकड़कर। पी.एस. बांकड़कर वो इतिहासकार थे जिन्होंने कैथा में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष खोजे थे। तो एक प्रश्न क्या आया कि कैथा की खोज किसने की? तो आप बताएंगे पी.एस. बांकड़कर। और किस जिले में है ये? है किस जिले में बेटा? है उज्जैन जिले में। लिखा हुआ है कि कैथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। इसी स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आप क्या बताएंगे बेटा? कैथा से प्राप्त हुई है। और कैथा की खोज पी.एस. बांकड़कर ने की थी। किसने की थी बेटा? पी.एस. बांकड़कर। ये वो आदमी है जिसने खोज की थी बेटा किसकी? कैथा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ताम्र पाषाण काल अभी आप पढ़े। मध्य प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक काल है, ये 4 ही पार्ट थे। एक पहला कौन सा था? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसको 4 भागों में बांटा गया था। अभी आपने चारों भाग पढ़े। आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल के और भी कई स्थल प्राप्त हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में कहां कहां प्राप्त हुए हैं देखिए। नंबर 1 है मामा भांजा शैलाश्रय। मामा भांजा शैलाश्रय। बेटा शैल बोलते हैं पत्थर को। किसको बोलते बेटा? शैल होता है पत्थर, यानी कि मनुष्य पत्थरों को निवास बनाकर रहता था, उसे हम शैलाश्रय के नाम से जानते हैं। ये तो अब प्रश्न क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में मामा भांजा शैलाश्रय कहां प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे पचमढ़ी। पचमढ़ी बेटा कहां पड़ता है? होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में प्राप्त हुआ है मामा भांजा शैलाश्रय। क्या नाम दिया गया इसको बेटा? मामा भांजा शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। कहां? पचमढ़ी, होशंगाबाद में। दूसरा है लिखी। ये आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, पढ़ने को मिले ही नहीं होंगे। लिखी छाछ शैलाश्रय। मध्य प्रदेश में लिखी छाछ शैलाश्रय कहां प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मुरैना जिले में प्राप्त हुआ है। कहां प्राप्त हुआ है? मुरैना जिले में। मध्य प्रदेश में लिखी छाछ शैलाश्रय कहां प्राप्त हुआ है? मुरैना जिले में। आगे बात करते हैं। ये लिखी छाछ था। तीसरा है लिखी दांत शैलाश्रय। मध्य प्रदेश में लिखी दांत शैलाश्रय कहां प्राप्त हुआ है? पहला कौन सा था बेटा? लिखी छाछ। दूसरा है लिखी दांत शैलाश्रय। ये चंदेरी में प्राप्त हुआ है। चंदेरी। चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में लिखी दांत शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। कहां? चंदेरी में। 2003 में अशोकनगर को गुना से अलग करके जिला बना दिया गया था, वहीं प्राप्त हुआ है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। अब अपन मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल के स्थल कहां कहां प्राप्त हुए हैं।
के स्थल, ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल कब से शुरू होता है और कहां कहां इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए मध्य प्रदेश में या भारत में बात करें तो ऐतिहासिक काल को लौह युगीन संस्कृति कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लौह युगीन संस्कृति कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया आपको? यानी कि इस समय तक मनुष्य लोहे धातु का प्रयोग करने लगा था। एक प्रश्न बता दीजिए हमें आप कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? प्रश्न क्लियर है? मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तावा। मनुष्य द्वारा पहली जो धातु थी जो प्रयोग की गई वो तावा थी। ये कौन सा है? ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं लौह युगीन संस्कृति। तो अब मध्य प्रदेश में इसके अवशेष कहां मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति या ऐतिहासिक काल के अवशेष चंबल क्षेत्र में, जिसे हम बोलते हैं भिंड, मुरैना और ग्वालियर में प्राप्त हुए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में लौह सभ्यता का विकास के जो अवशेष हैं वो भिंड, मुरैना और ग्वालियर में प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। बेटा क्या बात करते हैं? ये था अपना प्रागैतिहासिक काल जो अभी आप पढ़ रहे थे। आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कहां समस्या है आपको, तो हम उसको बात करेंगे। वैदिक काल, वैदिक काल मध्य प्रदेश में हम केवल इस तक सीमित रहेंगे। हम भारत के इतिहास की बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम एमपीजीएस पढ़ रहे हैं, तो हम केवल मध्य प्रदेश में ही सीमित रहेंगे। तो हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल का एक ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण। क्या बोलते हैं? शतपथ ब्राह्मण। तो वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में हमें मध्य प्रदेश का जानकारी प्राप्त होता है। इस वैदिक ग्रंथ में मध्य प्रदेश को रेवोत्तर, मध्य प्रदेश को रेवोत्तर के नाम से जाना गया है। एक प्रश्न कि वैदिक काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो क्या बताएंगे अपन? रेवोत्तर। इसका मतलब समझ में आया? समझाता हूं मैं आपको। इधर देखिए, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक नदी थी जिसको आप नर्मदा के नाम से जानते हैं। ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती थी, अमरकंटक से निकलती है। इसका नाम था रेवा। क्या नाम था बेटा? रेवा था। हालांकि रेवा को बाद में नर्मदा नाम दिया गया और इसको मैकल सुता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैकल सुता, यानी कि ये नर्मदा के ही नाम है। नर्मदा मध्य प्रदेश में नागवंश संबंधित है। एक वंश हुआ है नागवंश, हम आगे पढ़ेंगे वैदिक काल के बाद। तो नर्मदा का नाम पहले रेवा था, और जब रेवा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरकुत से हुआ, किससे हुआ? पुरकुत से, तब इन राजा ने रेवा को नर्मदा नाम दिया था। चूंकि ये मैकल के पठार से निकलती है तो इसे हम मैकल सुता के नाम से भी जानते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि रेवोत्तर कहा गया है। बेटा क्या कहा गया है? रेवोत्तर, यानी कि मध्य प्रदेश को रेवोत्तर के नाम से जाना गया है। किसमें? वैदिक काल में। क्यों? यानी कि रेवा नदी के उत्तर में जो राज्य है, रेवा नदी के उत्तर में जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसलिए वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को रेवोत्तर के नाम से जाना गया है। तो एक प्रश्न ये कि रेवोत्तर कहते हैं। दूसरा, वैदिक काल में
मध्य प्रदेश को दक्षिणापथ के नाम से जाना गया है। तो मध्य प्रदेश के दो नाम हुए वैदिक काल में, एक रैवोत्तर और एक दक्षिणापथ। रैवोत्तर क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, जो एरिया है, वो इसके उत्तर में था, तो रेवोत्तर कहा गया। अब दक्षिणापथ क्यों कहा गया? आप देखिए, आपने देखा होगा भारत का मैप, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहां से विंध्याचल पर्वत से शुरू होता है दक्षिण भारत, इसके जो ऊपर का भाग है उसे हम उत्तर भारत कहते हैं। तो मध्य प्रदेश अपना ऐसे फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश से जहां से दक्षिण का पथ शुरू होता है, पथ माने मार्ग, यानी कि जिस स्थान से दक्षिण का मार्ग शुरू होता है उसे हम दक्षिणापथ के नाम से जानते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश को वैदिक काल में इसलिए दक्षिणापथ कहा गया कि यहीं से दक्षिण की यात्रा शुरू होती है, या दक्षिण का मार्ग जाता है, या दक्षिण का पथ शुरू होता है, तो हम इसे दक्षिणापथ कहते हैं। तो याद रखें बच्चों कि मध्य प्रदेश को वैदिक काल में किस नाम से जाना गया है? एक तो रेवोत्तर कहते हैं, दूसरा दक्षिणापथ भी कहा गया है। यानी कि वैदिक काल में मध्य प्रदेश को रेवोत्तर और दक्षिणापथ के नाम से जाना गया है। आगे बात करते हैं। वैदिक काल में ही मध्य प्रदेश में कुछ अनार्य जातियों का वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश में ही कुछ अनार्य जातियों का वर्णन मिलता है। अगर आपने अभी लॉकडाउन में भारत सरकार ने जो टीवी पर रामायण का दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा जब राम वनवास को जाते हैं तो रास्ते में उनको एक राजा मिलते हैं, इनका नाम था निषाद राज। क्या नाम था बेटा? निषाद राज। जब वो गंगा पार करते हैं, आपने देखा होगा जब केवट से गंगा पार करते हैं तो वहीं पर उनके मित्र थे निषाद राज। तो ये निषाद जो है इसी समय मध्य प्रदेश में रहते थे और ये अनार्य थे। कौन थे बेटा? अनार्य थे मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न क्या बना कि वैदिक काल में मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी अनार्य जाति निवास करती थी? तो आप क्या बताएंगे? निषाद नाम था उनका। बेटा क्या था? निषाद नाम था। तो ये वैदिक काल की बात चल रही थी। अब अपन आगे चलते हैं। वैदिक काल के बाद मध्य प्रदेश में पौराणिक काल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पौराणिक काल, मध्य प्रदेश में पौराणिक काल, यानी कि जब पुराणों का समय है, उत्तर वैदिक काल। कितने पुराण है? 18 पुराण है। तो सबसे पुराना पुराण है अपना मत्स्य पुराण। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य प्रदेश में जो अनूपपुर क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में जो अनूपपुर क्षेत्र है, यहाँ पर नागवंशी राजाओं का शासन था। एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश में पौराणिक काल में अनूपपुर क्षेत्र में नागवंशी राजाओं का शासन था। किसका बेटा? नागवंशी राजाओं का शासन था। और नर्मदा, जो नर्मदा नदी है, इसी वंश की राजकुमारी थी। एक प्रश्न कि नर्मदा किस राजवंश से संबंधित थी? तो अपन क्या बताएंगे बेटा? नागवंश से संबंधित थी। नर्मदा किस वंश संबंधित थी? नागवंश से संबंधित थी। और नागवंश का शासन मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान अनूपपुर क्षेत्र है, इसमें शासन था। किसका बेटा? नागवंशियों का, या नागवंश के राजाओं का जो शासन था मध्य प्रदेश के अनूपपुर क्षेत्र में था। और नर्मदा इसी नागवंश की राजकुमारी थी। अब देखिए नर्मदा को अभी हम बात करे थे कि रेवा कहा गया। क्या कहा गया? रेवा। तो रेवा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए, इनका नाम था पुरकुत्स। किससे हुआ? पुरकुत्स से हुआ। एक प्रश्न कि रेवा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा
पुरकुत से हुआ। ये पुरकुस इक्ष्वाकु वंश के हैं। इसी वंश की बाद की पीढ़ियों में भगवान राम पैदा होते हैं। इसी वंश में पुरकुत से हुआ और पुरकुत ने ही इस रेवा नदी को क्या नाम दिया था? नर्मदा नाम दिया। क्लियर? इसी रेवा का नाम पुरकुत राजा ने क्या रखा था? नर्मदा रख दिया था। आगे चलते हैं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? पुरकुत ने रेवा का नाम नर्मदा रख दिया। आगे बढ़ते हैं। इसी वंश में इक्ष्वाकु वंश में ही एक राजा और हुए। इनका नाम था मुचकुंद। क्या नाम था बेटा? मुचकुंद नाम था। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा और हुए मुचकुंद। मुचकुंद ने मानधाता शहर स्थापित किया था। मानधाता मानधाता शहर की स्थापना किसने की थी? वो मुचकुंद ने की थी। ये भी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और इन्होंने मानधाता के नाम पर, मानधाता मुचकुंद के पिता हैं, इन्हीं के नाम पर मानधाता शहर बसाया, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। और इसी मानधाता को आज हम किस नाम से जानते हैं? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओमकारेश्वर। यानी कि मानधाता शहर का पुराना नाम क्या था? तो अपन बात करेंगे, क्या बात करेंगे बेटा? ओमकारेश्वर नया नाम है, पुराना नाम था मानधाता। और इसी ओमकारेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग है। क्या है? ज्योतिर्लिंग। आपको पता होगा कि कुल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने बेटा? 12 ज्योतिर्लिंग है। इनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है कुल 12 में से, और 2 में से एक यही है। कौन सा? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ये जो है ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। अब एक प्रश्न बताइए कि ओमकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है इसका नाम क्या है? लिख लीजिए, ममलेश्वर। ममलेश्वर इसका नाम है। किसका बेटा? ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम ममलेश्वर है। और दूसरा कौन सा है? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ये उज्जैन में है। कहां पे बेटा? उज्जैन में है। तो मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 है। एक कौन सा बेटा? ममलेश्वर, और दूसरा है आपका महाकालेश्वर। और महाकालेश्वर के बारे में एक खास बात है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है वो कौन सा है? महाकालेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है वो कौन सा है? महाकालेश्वर है। चलिए आगे बात करते हैं। ये थी नागवंश के बारे में जानकारी जो अभी आप प्राप्त कर रहे थे। तो आज अपन क्लास यहीं तक रखेंगे और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, क्या आवाज आ पा रही है बेटा आप लोगों को?
मुझे बताएं कैसा लगा बेटा पढ़ने के बाद आपको आज। कमेंट में आप लोग बताएंगे जल्दी से। मस्त लगा, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। सर से मैंने आपको सर का नाम बताया ही था कि मुकेश शर्मा जी हैं, ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मेरे रिलेटिव भी हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल एक घर की तरह जितनी मेहनत मैं आपके साथ करता हूं मैथ और रीजनिंग में, उतनी ही सर आपके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। और आपने देखा आज उनके पढ़ाने के स्टाइल और सब चीजें। एक दो दिन में बेटा लाइव क्लासेस में जैसे आज बोर्ड पर थोड़ा थोड़ा चीज हमें बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख पा रही थी या कुछ, तो हम लोग एक आध दो दिन में वो भी चीजें आपके लिए बहुत क्लियरिटी सारी चीजों की कर देंगे। उस चीज की आप टेंशन ना ले, है ना। तो आपके लिए ये समय रहेगा। कल अपने जितने भी चीजें हैं और जितने भी दोस्त हैं सभी को एक क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लेना बेटा। जितने भी चैनल हैं, जितने भी चैनल पर व्यक्ति आए हुए हैं, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना और दोस्तों से बोल देना बेटा यहां से पेपर से बाहर नहीं जाएगा। सर ने मेरे से बहुत ही अच्छे से बातें बताई, जिस पैटर्न पर सर पढ़ा रहे हैं तो बाहर नहीं जाएगा। बस आप रात को 1 घंटे ऑनलाइन आना है। मैथ और रीजनिंग आपका ऑफलाइन क्लासेस में चल रहा है, 1 घंटे ऑनलाइन आना है। जीएस के हम आपके लिए प्रयास करेंगे, अगर रहा प्रयास में तो हम इसके साथ साथ आपके लिए और भी ज्योग्राफी वगैरह एमपी के साथ में वो चीजें भी आगे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से चीजों को समझना। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं बेटा। गुड नाइट, बाय बाय। सुबह की क्लास में मिलते हैं मैथ रीडिंग, और कल 8:30 बजे इसी टाइम इसी चैनल पर दोबारा से मुलाकात करेंगे सर के साथ में। धन्यवाद आज के लिए।